Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 3 अप्रैल 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पालामऊ टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर देख पाओगे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एक टर्म है स्टेट उसको डिफाइन करता है। ये जो वर्ड है ना स्टेट, इसको कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है ये आपको बताना है। तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए बोलता है स्टेट मतलब क्या होता है, एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स जो कि यहाँ पर एक टेरिटरी के अंदर में रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, प्लस यहाँ पे उनके पास में एक अपनी खुद की ऑर्गेनाइज सरकार है, क्या इसको स्टेट बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट बोला गया कि एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल आपको देखने को मिलेंगे एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, उनके पास में अथॉरिटी है कि वो अपने आप को गवर्न कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, अपने नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, तो क्या इसको स्टेट बोलते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 मेंशन करता है कि एक नंबर ऑफ पर्सन जो कि एक टेरिटरी में रह रहे हैं लंबे समय से अपने कल्चर, ट्रेडिशन और गवर्नमेंट के साइड में, क्या इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी मेंशन करता है एक पूरी सोसाइटी जो कि परमानेंटली एक टेरिटरी में रह रही है सेंट्रल अथॉरिटी के साथ में। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव भी है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या इसको स्टेट बोलते हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट्स को देखते हुए बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ये जो टर्म है स्टेट उसको पूरी तरह से सूट करता है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में 2-3 जगह पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा जहां पर मेंशन किया जा रहा है कि इसरो ने एक बहुत बड़ा जो सक्सेस है उसको अचीव किया है। इसरो ने क्या किया, जो RLV है, RLV का मतलब है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसकी जो लैंडिंग है वो सक्सेसफुली यहाँ पे करवा ली है। अब इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा भारत को, बहुत सारा पैसा यहाँ पर हम लोग बचा सकते हैं, जैसा कि अभी बहुत सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा कंट्रीज़ को इसमें बड़े बड़े अचीवमेंट्स नहीं मिले हैं, लेकिन इंडिया को ये अचीवमेंट डेफिनेटली मिला है, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़ समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। देखो इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है स्पेस को लेकर काम करना, अंतरिक्ष को लेकर काम करना। अब अंतरिक्ष में सपोज़ यहाँ पर हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो इसरो क्या करेगा, अपना एक लॉन्च व्हीकल निकालेगा, उसमें सैटेलाइट को रख कर अंतरिक्ष में लॉन्च कर देगा। लॉन्च व्हीकल मतलब अलग अलग रॉकेट्स हम लोगों ने बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे PSLV है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे यहाँ पर छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अलग व्हीकल्स हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से हमारे पास में रॉकेट्स हैं जिनकी अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं। कोई भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, कोई हल्की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है ना। तो यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमारे पास में क्या रहता है, एक रॉकेट रहता है। लेकिन आज के समय में होता क्या है कि आपको पता है कि सपोज़ यहाँ पे हम लोगों ने एक रॉकेट को बनाया, सपोज़ यहाँ पर ये आपका PSLV जो रॉकेट है वो एग्जैक्टली ये हो जाता है, ठीक है। अब इस रॉकेट में ना जो नीचे आप पूरा साइज़ देखते हो रॉकेट का, वो पूरा का पूरा बूस्टर होता है जो कि कह सकते हो थ्रस्ट देकर, है ना, यानी कि अपनी पावर को जनरेट करके उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा।
तो इस रॉकेट में मेन सैटेलाइट कहाँ पर रखी जाती है? ऊपर जो यहाँ पर इस रॉकेट का मेन कैप होता है ना, मेन जो ऊपर कैप होता है वहाँ पर इन सैटेलाइट्स को रखा जाता है। तो अब अगर हम लोगों ने कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो ये रॉकेट को लॉन्च करेंगे, रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष में जाने के बाद में ये जो इस दोनों का हिस्सा है ना, यानी ऊपर वाला कैप है और नीचे वाला बूस्टर है, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो कैप है, इसी के अंदर सैटेलाइट रखी हुई है और वो सैटेलाइट यहाँ पे अंतरिक्ष में जाकर लॉन्च हो जाएगी। और जो ये बूस्टर वाला हिस्सा है ये नीचे आकर गिर जाएगा और गिरने के बाद में यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो हुआ क्या कि अंतरिक्ष में रॉकेट गया, सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो ऊपर वाले हिस्से में हमने सैटेलाइट रख रखा है, वो सैटेलाइट हो जाएगा लॉन्च। बाकी सारा यहाँ पर ये जो रॉकेट का निचला हिस्सा है ये सब हो जाएगा, वापस से गिर जाएगा नीचे और ये सब बेकार हो जाएगा, ये हमारे फिर बाद में किसी काम का रह नहीं जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर क्या किया गया, RLV को बनाया गया, मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो आधा कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, मतलब हम ऐसा रॉकेट बना चुके हैं जिसको हम वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उससे हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, वो वापस से पृथ्वी पर आ जाएगा, उसको हम वापस दोबारा यूज़ कर पाएंगे। हाँ, यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है RLV का। इससे क्या होगा, बहुत पैसा बचेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर अमेरिका के अंदर में आप देख पाओगे जो SpaceX है वो एग्जैक्टली यही कर रहा है, उन्होंने यहाँ पर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बना रखा है। इससे क्या होगा कि दाम आधे हो जाएंगे, क्योंकि हर बार अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो उसके लिए नया रॉकेट नहीं चाहिए होगा। आपने जो रॉकेट पहले पिछले मिशन में लॉन्च किया था, आप इस मिशन में भी इसको लॉन्च कर सकते हो, इसके माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर इसी रियूजेबल रॉकेट का जो सफल परीक्षण है यानी सक्सेसफुल टेस्ट है वो इसरो कर चुका है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर अभी ये पूरी टेस्टिंग की गई है, बहुत छोटे साइज़ का है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे दो चीज़ें बनाई गई हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे ना, ये एक नीचे बूस्टर है और ऊपर ये है, सैटेलाइट्स को इसमें ऊपर रखा जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में जोड़ दी जाएंगी। अब ये अंतरिक्ष में जाएगा, दोनों बीच में अलग हो जाएंगे, ऊपर ये चले जाएगा जो कि क्या करेगा, सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करेगा, और फिर ये अलग हो जाएगा। ये अलग होने के बाद में धीरे धीरे पृथ्वी पर नीचे लैंड होना स्टार्ट होगा, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी क्या करेगा, सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद में धीरे धीरे ये भी पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर सकेंगे, इसको वापस से इस्तेमाल कर सकेंगे। एक वीडियो अभी इसरो ने शेयर किया है, चलो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखो अभी जो ये वीडियो दिखाया जा रहा है ना, इसमें जिसमें हम रॉकेट रखकर भेजेंगे, यानी कि जो मैंने भी आपको रॉकेट दिखाया था, एक निचला हिस्सा है एक ऊपर वाला हिस्सा है, तो जिसमें हम लोग रॉकेट रखकर भेजेंगे ना, उसको पहले हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर लेकर जाया गया, और ऊपर ले जाने के बाद में इसको छोड़ा गया ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर सकें। ठीक है, तो कैसे ले जाया गया, देखो यहाँ पर इसको, ये एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरीके से इसको ऊपर ले गए। अब ऊपर ले जाने के बाद में देखो बिल्कुल आसमान में इस रॉकेट को ऊपर तक ले गए। अब वहाँ पे जाकर छोड़ देंगे और उसके बाद ये कैसे लैंड करेगा आपको इस पूरे वीडियो में दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, देखो ये धीरे धीरे करके लैंड कर रहा है, यानी कि अगर इसको हम असल में लॉन्च करेंगे तो ये सैटेलाइट को लॉन्च करके आ चुका है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे लैंड कर रहा है एक एयरप्लेन की तरह। समझ गए ना, तो एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा। हालांकि यहाँ पर आपको ये साइज़ में थोड़ा छोटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी ये टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, तो अभी असल में जो यहाँ पे पूरा मिशन कंडक्ट किया जाएगा, असल में यहाँ पर जब इसको बनाया जाएगा तो उसका साइज़ अपने आप में थोड़ा बड़ा साइज़ देखने को मिलेगा। तो ये है रीयूजेबल रॉकेट का सक्सेसफुली टेस्ट। अब SpaceX भी यहाँ पर यूज़ करके बहुत सारा जो पैसा है वो बचा रहा है आज के समय में। ठीक है, तो इंडिया भी क्या कर सकता है, अब इसरो जो है काफ़ी सारे मिशंस को लॉन्च करके जो उसमें खर्चा आने वाले समय पर वो काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि इस रॉकेट में जो अलग से खर्चा लगा करता था वो यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि हम इसको वापस से बार बार इस रॉकेट को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से रीयूजेबल रॉकेट इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। एक एक इन्फॉर्मेशन जो भी इस आर्टिकल के अंदर प्रेजेंट है वो मैंने आपको सिंपल से शब्दों में समझा दी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में लिंक कर पाओगे। अभी रिसेंटली भूटान काफ़ी चर्चा में आया और भूटान से इंडिया नाराज़ भी हुआ।
रीज़न क्या है? देखो, भूटान तो हमारा अच्छा खासा मित्र है, भूटान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन भूटान की साइड से, इनके प्रधानमंत्री की साइड से एक स्टेटमेंट निकल कर आया जिसने यहाँ पर पूरी तरह से बवंडर क्रिएट कर दिया। ऐसा क्या हुआ? देखो, इंडिया, चाइना और भूटान, इन तीनों के बीच में ना काफ़ी सारे विवाद आपको देखने को मिल रहे हैं आज के समय में, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे मैप के माध्यम से। लेकिन इनमें से अगर हम लोग चाइना को निकाल दें तो इंडिया और भूटान के रिलेशन लंबे समय से, इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इवन जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है उसके कुछ साल बाद, लगभग 1949 के अंदर में, हम लोग भूटान के साथ में एक अग्रीमेंट भी करते हैं। अग्रीमेंट में दोनों ही फ़ायदे हैं, इसमें भूटान को प्रोटेक्शन मिल जाती है और साथ ही साथ में इंडिया को भी सुरक्षा मिल जाती है। भूटान से हमने अग्रीमेंट किया कि भूटान के ऊपर अगर कोई आँच आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस प्रॉब्लम को इंडिया अपनी प्रॉब्लम मानेगा और भूटान के साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। और इसी वजह से डोकलाम के अंदर में जब चाइना आर्मी वहाँ पे खड़ी हो गई थी तो लगातार इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने 73 डेज़ तक भूटान के अंदर जाके चाइना को यहाँ पर पीछे ढकेला था। मतलब भूटान की जाकर मदद की है, क्योंकि चाइना वहाँ पे भूटान में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो आपने देखा ये जो अग्रीमेंट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अग्रीमेंट से केवल भूटान को ही फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये बेसिकली इंडिया को भी फ़ायदा देता है। और इंडिया ने इसी वजह से इस अग्रीमेंट को किया था ताकि इंडिया को एक सुरक्षा मिल जाए। वो कैसे, आओ एक मैप के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, इस वाले मैप को देखना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया, और इधर यहाँ पर ऊपर भूटान है, इधर आपको ऊपर चाइना देखने को मिल जाएगा। यह बेसिकली इंडिया का हिस्सा है जो कि यहाँ पर चाइना क्लेम करता है, ठीक है। तो इधर आपको यहाँ पर ये सारे रीजन्स देखने को मिल जाएंगे। इधर ये हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है, ठीक है। ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। इधर आपको यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा। हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया के साथ में जोड़ने के लिए एक बीच में छोटा सा रास्ता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो पतला सा रास्ता आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये बिल्कुल पतला सा रास्ता, ये पतला सा रास्ता क्या करता है, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत के साथ में जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर चाइना, जब आप चाइना के मैप को देखोगे तो ऊपर वैसे ये चाइना नहीं है, तिब्बत है। तिब्बत वाले रीजन को चाइना ने कब्जाया है, तो तिब्बत वाला रीजन ये नज़र आएगा जो कि चाइना के कब्जे में है। तो चाइना यहाँ तक फैला हुआ है, अंदर तक आया हुआ है, अंदर तक घुसा हुआ है, ठीक है। तो बोला यह जाता है कि इस वाले रीजन की भी सुरक्षा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी आके यहाँ पे कंट्रोल कर ले तो इतने बड़े भाग को, भारत के इतने बड़े हिस्से को यहाँ पर इंडिया के साथ में अलग कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाए। इस वजह से हम लोगों ने भूटान के साथ में एग्रीमेंट किया कि भूटान को जब जब यहाँ पर सहायता की ज़रूरत होगी तब तक भूटान को हम सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि हम अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा कर सकें और भूटान के साथ में अपने जो फ्रेंडली रिलेशंस है उसको हम और ज़्यादा मजबूत कर सकें, भूटान के साथ में नाता बनाकर चल सकें। लेकिन हाल ही में हुआ क्या कि भूटान के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि डोकलाम को लेकर हम लोग, डोकलाम जो है ना, अब काफ़ी लोगों को लगता है डोकलाम इंडिया के अंदर में, नहीं, डोकलाम भूटान के अंदर में। ध्यान रखना, डोकलाम भूटान का हिस्सा है जो कि चाइना यहाँ पर कब्जा रहा है। चाइना ने इंक्रोचमेंट यहाँ पर कर लिया है, यानी कि बहुत सारे घर वगैरह यहाँ पर बना लिए हैं, अपना यहाँ पर एरिया इसको बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर चाइना जब घुसेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जस्ट नीचे ही है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर सिक्किम है, इधर भूटान है, और चाइना, मैंने बोला ना, अंदर तक धंसा हुआ है, नीचे तक यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर चाइना अंदर तक है। यहीं पर कोने पर डोकलाम वाला रीजन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस डोकलाम में एक बार चाइना की जो आर्मी है वो घुस गई थी, है ना। तो इंडिया ने यहाँ पर आके, कह सकते हो, भूटान की जो मदद की है, भूटान को यहाँ पर सपोर्ट उस समय पर प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि हम लोग भूटान के साथ में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन कर चुके थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो भूटान का स्टेटमेंट निकल कर आया है भूटान के प्रधानमंत्री का, उनका कहना यहाँ पर यह है कि डोकलाम विवाद के ऊपर जब चर्चा की जाएगी तो इसमें हम इंडिया, भूटान के साथ साथ चाइना भी बैठकर चर्चा करेगा। यानी ये केवल एक ही कंट्री का मैटर नहीं है, ये 3 कंट्रीज़ का मैटर है। तो ये बात यहाँ पर भूटान ने बोल दी, जिसके चक्कर में एक बवाल क्रिएट हो गया, इंडिया भी यहाँ पे नाराज़ हुआ। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अरे ये जो रीजन है डोकलाम वाला, ये भूटान का हिस्सा है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात बोलकर भूटान क्या कर रहा है, चाइना को भी इसमें अपना भागीदार बना रहा है। कहीं ना कहीं भूटान लगभग यहाँ पर मान चुका है कि हाँ, कुछ हिस्सा जो है वो भूटान का तो है वैसे, लेकिन वो चाइना को दे रहा है, यानी कि वो चाइना का हिस्सा उसको मान रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना ने भी ना भूटान को पूरी तरह से फंसा रखा है अलग अलग बॉर्डर विवाद में। क्योंकि यहाँ पर इंडिया इसलिए भी नाराज़ हुआ कि जो डोकलाम वाला रीजन है ये तो भूटान का है ना, और तुम चाहो तो कह दो यार मुझे इस पर बातचीत ही नहीं करनी है, ये रीजन तो मेरा रीजन है। लेकिन भूटान क्या बोलता है कि ये 3 कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन किया जाएगा, इंडिया,
इंडिया के बाद यहाँ पर भूटान, और भूटान के साथ साथ यहाँ पर चाइना भी इसके मैटर के ऊपर बातचीत करेगा। चाइना को भी हम यहाँ पर इस मैटर के ऊपर में बुलाएंगे और वो डिस्कशन करेगा। चाइना को बुलाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये रीजन चाइना का है ही नहीं, चाइना का इस रीजन से कोई लेना देना है नहीं। जब भूटान का हिस्सा है तो भूटान को सीधा सीधा कह देना चाहिए था, यार ये मेरा हिस्सा है, मैं इसके ऊपर कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर भूटान ने बोला कि हाँ चाइना भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेगा, वो भी यहाँ पर भागीदार है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बवाल बना हुआ है। उसके पीछे का एक और रीज़न है। रीज़न यहाँ पर यह है कि चाइना ने भूटान के साथ में बहुत सारे बॉर्डर विवाद कर रखे हैं, क्योंकि नीचे इंडिया है, ऊपर भूटान, और भूटान के ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगा। तो चाइना और भूटान का जब आप बॉर्डर देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है। और इसमें कुछ जगह, जैसे यहाँ पर जकारलुंग नाम की एक जगह है, फिर इधर यहाँ पर पसामलुंग नाम की एक जगह है, इधर यहाँ पर डोकलाम हो गया। डोकलाम के बारे में हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। ये जो दोनों जगह ये भी यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखी हैं, ये सब चाइना के कंट्रोल में है। अब चाइना यहाँ पर कहता यह है भूटान से, आपको इन तीनों हिस्से में से जो हिस्सा लेना है ले लो। भूटान तो बोलता है कि तीनों हमारा है, तीनों हमें दो, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि चाइना कह रहा है नहीं, इनमें से ना आपको एक ही मिल सकता है, आप कोई एक ले लो। मतलब पहले चाइना ने खुद ही कब्जाया इन सारे रीजन को, उसके बाद कह रहा है कि इनमें से एक ही लेना पड़ेगा, आप एक ले लो, ठीक है। जबकि भूटान के लिए तीनों के तीनों रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं भूटान आज के समय पर डोकलाम के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे यहाँ पर क्या होगा, चाइना इस वाले रीजन में और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, चाइना की मजबूती इस रीजन में बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए जो खतरा है वो थोड़ा बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इंडिया चाहता है कि हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको यहाँ पे हम लोग एक प्रोटेक्शन देकर रखें, और जो भूटान कर रहा है इस समय पर वो गलत कर रहा है। इवन यहाँ पर जब आप डोकलाम वाले रीजन को देखोगे तो इसमें डोकलाम के आसपास और कई सारे छोटे छोटे रीजन है जिसको लेकर चाइना और भूटान के बीच में विवाद बना रहता है। जैसे ड्रमना नाम का एक जगह है, फिर ऐसे यहाँ पर कोई और जगह है, याकचू नाम की एक जगह है। तो ये सारी कुछ जगह हैं जिसको लेकर विवाद रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, चाइना यहाँ पर सफल हो जाता है, अंदर घुसकर चाइना इस टेरिटरी को अपने एरिया में कब्जा लेता है ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए जो खतरा है खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वही बोला गया कि अभी क्या होने वाला है कि जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं ये अभी यहाँ पर इंडिया के साथ में डिस्कशन करेंगे। तो बस खाली अभी सभी की आंखें इसी चीज़ के ऊपर है कि बॉर्डर को लेकर क्या बातचीत होती है, यानी भूटान के और साथ ही साथ में जो चाइना है, भूटान है और इंडिया है, इनके बीच में क्या डिस्कशन होता है, क्या मीटिंग होती है, क्या बातचीत होती है बॉर्डर को लेकर, ये यहाँ पर जल्दी देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं ये जल्दी, शायद भूटान के जो किंग है वो जल्दी यहाँ पर मिलने वाले हैं हमारे पीएम मोदी के साथ में, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो डोकलाम का इशू है, डोकलाम ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट है, इसको 3 देशों के बीच में डिस्कस किया जाएगा, भूटान, इंडिया, चाइना। ऐसा भूटान के प्रधानमंत्री ने बोला, जिसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो बवाल है वो क्रिएट हुआ है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या बातचीत होगी। जो बातचीत होगी वो सब यहाँ पर आपके सामने मीडिया में कवर हो जाएगी, सब न्यूज़पेपर के अंदर आएगा, वो सब हम लोग यहाँ पे आने वाले समय पर अपडेटेड वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चाइना बॉर्डर के विवाद के बारे में कुछ रेलिवेंट डेटा आपके पास में ज़रूर से हो। जैसे कि भूटान जो है ना, चाइना के साथ में 477 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। चाइना काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को क्लेम करता है जो कि भूटान के, लेकिन चाइना अपना हिस्सा बताता है उसको। जैसे नॉर्थ वाले रीजन मैंने आपको समझाया, पासामलुक नाम की एक जगह है, जाकरलुंग नाम की एक जगह है, जिसको चाइना अपना बताता है, लेकिन यह भूटान का हिस्सा है। दोनों यहाँ पर भूटान के लिए कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हैं। और नॉर्थ के बाद में वेस्टर्न रीजन में डोकलाम हो गया, द्रमना हो गया, उसके बाद में शाकोते हो गया, याकचू हो गया, चारीतांगछू हो गया। इस प्रकार से और भी बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जा रही हैं, यानी कि डोकलाम के आसपास वाले रीजन जो कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाए थे, वो भी यहाँ पर चाइना जो है अपने हिस्से बता रहा है। चाइना ने वहाँ पर इंक्रोचमेंट स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे अपने ही लोग वहाँ पर बसाने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिर ये दोनों प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूटान के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या करे भूटान, अब उसके साथ में बॉर्डर को लेकर ये विवाद हो रहे हैं। तो इवन यहाँ पर साल 2020 में आप देखोगे चाइना ने एक नया क्लेम कर दिया, भूटान के अंदर में जो साक्तेंग सेंचुरी है ना ईस्टर्न साइड में, उसको भी यहाँ पे क्लेम करना स्टार्ट किया। मतलब इस वाले मैप को देखो, चाइना ने ये सारे एरिया तो अपने हिस्से बताने स्टार्ट कर ही दिए, उसके साथ साथ कुछ टाइम पहले ईस्टर्न ये वाला जो रीजन है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वाले रीजन को भी, यानी साक्तेंग सेंचुरी यहाँ पर है, इसको भी यहाँ पे अपना बताना स्टार्ट किया। अब इंडिया को इससे भी काफ़ी सारी चिंता बनने लगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश के जस्ट पास में है, और अरुणाचल प्रदेश कहीं ना कहीं चाइना के साथ में वैसे ही एक डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, कहता है कि यहाँ पर ये चाइना की टेरिटरी है, ये इंडिया की टेरिटरी नहीं है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर चाइना की जो हरकतें हैं वो सभी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर को लेकर इसी प्रकार से नज़र आती हैं। तो जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं वो लिखित में आपको यहाँ पे नीचे प्रोवाइड करवा दी गई हैं कि चाइना और भूटान के बीच में क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसकी वजह से इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, इंडिया काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी बाउंड्रीज़ को, भूटान की बाउंड्रीज़ को चाइना कब्जाएगा वो कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनता हुआ नज़र आएगा, जैसा अभी तक देखने को मिला है। ठीक है, इवन आपको पता होगा पिछले साल की बात है, दिसंबर 2022 में इंडिया और चाइनीज़ आर्मी के बीच में यहाँ पर एक झड़प भी हो गई थी, खासकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले रीजन में, है ना। और वहीं पर आप पास में ही आप कह सकते हो कि भूटान का जो साक्तेंग सेंचुरी है उसको भी चाइना अपना बताने लगा है। तो इसके चक्कर में हमारे जो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं और करीब आता जा रहा है। तो जितना करीब आएगा कहीं ना कहीं इसकी हरकतें ऐसी हैं कि इंडिया के साथ में और भी बहुत सारे बॉर्डर विवाद आने वाले समय पर स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। देखते हैं अभी क्या क्या डिस्कशन किया जाता है इन सभी कंट्रीज़ के बीच में और क्या क्या बॉर्डर टॉक के अंदर में बातचीत निकल कर आती हैं ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रेलिवेंट होने वाला है, और खासकर जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। बात की जा रही है यमुना नदी की। तो यमुना नदी में बहुत लंबे समय से जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो लगभग कह सकते हो कि यमुना नदी के ऊपर में 6,800 करोड़ 6,800 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में खर्चे गए हैं यमुना नदी को साफ़ करने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे आज भी जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन बोला यह जा रहा है कि आज भी जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है ना, इनका कहना यह है कि इतना पैसा खर्चने के बाद भी, पिछले 5 सालों के अंदर इतना काम करने के बावजूद भी जो यमुना नदी है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। इवन यहाँ पे आप नहा भी नहीं सकते, नहाने लायक पानी भी यहाँ पर नहीं है। जबकि यहाँ पे आज से 5 साल पहले जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर नदी को पूरी तरह से साफ़ सुथरी कर देंगे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया है। हालांकि इनका कहना यह है कि जो अगले असेंबली इलेक्शंस होंगे उस इलेक्शन से पहले यहाँ पर ये यमुना नदी में नहा कर दिखाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाई गई हैं, बट वो हमारे काम की नहीं है। ओवरऑल आप कह सकते हो बात किसकी की जा रही है, यमुना नदी की। तो यमुना नदी किसी कारणवश चर्चा में है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर मिल रही है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे सवाल बन जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा समझाता हूँ। जब बात करता है यमुना नदी की, तो यमुना नदी खुद गंगा की एक सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, यानी कि गंगा की एक सहायक नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की। वहाँ से ऊपर यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकल कर आती है। एग्जैक्टली अगर आप लोग मैप देखना चाहो तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मैप देख सकते हो। जो ये मोटी कलर की ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये यमुना नदी को रिप्रेजेंट करती है। ऊपर की साइड में यमुनोत्री ग्लेशियर से इस प्रकार से यमुना नदी निकल कर आती है न्यू दिल्ली से होकर, और उसके बाद में कई सारे राज्यों से गुजर कर प्रयागराज के अंदर में, यानी कि जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाया करता था, प्रयागराज के अंदर में वापस से गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है। ठीक है, ये गंगा नदी आपको दिख रही है। ठीक है, तो होता यह है कि इलाहाबाद वाले रीजन में जो यमुना नदी है वो वापस से गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। और जहाँ पर गंगा में यमुना नदी मिलती है ना, मिलकर जहाँ पे संगम बनाती है, वहीं पर कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में। उसके बाद में ध्यान रखना यमुना नदी कहाँ कहाँ से बहती है, कौन कौन से राज्यों से बहकर निकलती है। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, इन सारे राज्यों से निकलकर उसके बाद में जाकर यह प्रयागराज में गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है, मिलकर एक संगम बनाती है। यमुना नदी की जो टोटल लेंथ है लगभग 1376 किलोमीटर की ये टोटल लेंथ आपको देखने को मिल जाती है। इस नदी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क है, जैसे कि उत्तराखंड से जब नदी बहती है ना, तो उत्तराखंड के अंदर में लखवार व्यासी डैम आपको देखने को मिल जाएगा इस यमुना नदी के ऊपर में। उसके बाद में जब ये हरियाणा से गुजरती है तो हरियाणा के अंदर में इस नदी के ऊपर में ताजेवाला बैरेज डैम को बनाया गया है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं ये, जो कि अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। उसके बाद में यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इस ट्रिब्यूटरीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ट्रिब्यूटरीज़ को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 4 सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की, चंबल, सिंध, बेतवा, केन।
ठीक है, बेतवा केन दो अक्सर चर्चा में रहती हैं, इन दोनों को इंटरलिंक करने के बारे में ये इशू चर्चा में रहता है। ठीक है, तो चंबल, सिंध, बेतवा केन ये 4 नदियाँ हैं जो कि सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की। अब आप सोचोगे कि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखनी है, देखो रखनी पड़ेगी, रिवीजन कर करके याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सवाल बन जाते हैं, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने साल 2010 में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि इन नीचे ऑप्शन में ना आपको अलग अलग नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए में ब्यास, चेनाब, बी में ब्यास, रावी, इस प्रकार से अलग अलग नदियों के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा ये गया कि ये बताओ कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में मतलब सही से सारी नदियाँ मेंशन्ड है जो कि हिमाचल प्रदेश से बहकर निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से गुजरती हैं। तो ऑप्शन ए में बोला गया है ब्यास और चेनाब, केवल ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से गुजरती हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी ब्यास और रावी गुजरती हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। चेनाब, रावी, सतलज गुजरती हैं, ऐसा भी नहीं है। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज ये चारों तो हैं ही, इसके साथ साथ यमुना भी है, अभी आपने हम देखा था, ठीक है, मैप के अंदर में। तो यमुना भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, इस वजह से यहाँ पर यमुना यहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से 2016 में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछ लिया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, पहली बार जो एराविकुलम नेशनल पार्क है ना, इसको अपना एक फर्नेरियम मिल चुका है। फर्नेरियम क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी फर्न्स की प्रजातियाँ होती हैं। फर्न्स क्या है, फर्न्स बेसिकली यहाँ पर एक पौधा, प्लांट आप कह सकते हो। अब इसमें भी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं। फर्न्स एक ऐसा प्लांट होता है जिसको हम लोग फ्लावरलेस बोलते हैं, जिसके ऊपर कभी फूल निकलता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, एक ऐसा पौधा होता है जिसके ऊपर फूल निकल कर आते हैं, लेकिन फर्न्स ऐसे पौधे होते हैं जिसके ऊपर कोई फूल नहीं निकलता है। फैदर जैसा ये होता है, इसके ऊपर काफ़ी लंबी लंबी पत्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, शोकेस की तरह ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर फर्न्स बोलते हैं। तो और जहाँ पर फर्न्स बहुत सारे निकल जाए उसको हम लोग फर्नेरियम बोलते हैं। तो पहली बार जो एराविकुलम नेशनल पार्क है, इसको यहाँ पर एक फर्नेरियम मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो फर्न्स हैं वो लगाए गए हैं, उसकी वैरायटीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। पहली चीज़ आपसे जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है वो एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है, ये जो पार्क है वो कहाँ पर है। तो पहली चीज़ ध्यान में रखना, ये पार्क आपको केरला के अंदर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहीं पर एक नया अट्रैक्शन नज़र आया, लोगों को आकर्षित करने वाली एक नई जगह नज़र आई, जिसको फर्नेरियम नाम दिया गया। इस पार्क के अंदर ये पूरा फर्नेरियम स्थित है, जहाँ पर लगभग अलग अलग वैरायटीज़ की जो फर्न्स हैं, 50 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं फर्न्स की जो कि प्रेजेंट हैं, जो कि इस पूरे फर्नेरियम को बनाती हैं। समझ में आया। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में चर्चा की जा रही है कि आपने नीलगिरी ताहार के बारे में सुना होगा। जो नीलगिरी ताहार नाम का जानवर है ना, वो यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल न्यूज़ क्या थी उसको समझा, लेकिन अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा वो पढ़ना अति आवश्यक है। तो एराविकुलम नेशनल पार्क का सबसे पहली चीज़ लोकेशन आपको पता चल ही चुका है, केरला में है। केरल में एग्जैक्टली कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसको एक नेशनल पार्क 1978 में डिक्लेयर किया गया था, और ये वही ज़मीन है जहाँ पर नीलाकुरुंजी वाले जो फ्लावर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। नीलाकुरुंजी फ्लावर्स आपको पता होगा पिछले साल बहुत चर्चा में थे। क्यों, पिछले साल खिले थे, तो आप कब हुए कि हर साल नहीं खिलते हैं क्या? नहीं, हर साल नहीं खिलते, हर 12 साल में ही खिलते हैं, 12 साल में एक बार। तो पिछले साल खिले थे और 12 साल में एक बार खिलता है, तो आप कह सकते हो पिछले साल के पहले ये कब खिले होंगे, पिछले साल से 12 साल पहले खिले होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो नीलाकुरुंजी फ्लावर्स ये भी काफ़ी चर्चा में है, तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़े से नीले कलर के नज़र आते हैं, और ये नीलाकुरुंजी फ्लावर्स भी आपको एराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे नेशनल पार्क के अंदर में एक सबसे ऊंच चोटी वाली जो जगह है उसको हम लोग अनामुड़ी के नाम से जानते हैं। ये एक सबसे ऊंच चोटी नाम की जगह है जो कि इस पूरे पार्क में स्थित है। इस पार्क का टोपोग्राफी देखोगे तो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की घासें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, शोल फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, पेड़ों की अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। उन पेड़ों की प्रजातियों के नाम दिए गए हैं, उसको ध्यान में इतनी आवश्यकता नहीं है रखने की। बाकी यहाँ पर अलग अलग जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनकी प्रजातियाँ भी यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे नीलगिरी ताहार। नीलगिरी ताहार देखो एक ऐसा जानवर है जो कि पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल फरवरी तक चर्चा में रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने लगातार न्यूज़ में बना रहा है। तो आपको इसके बारे में ज़रूर से पढ़ लेना है। एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटी है कि नीलगिरी ताहार को लेकर आपसे सवाल अब की बार पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले
एरेविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी ताहर, गौर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर, टाइगर, लेपर्ड, जायंट स्क्वायरल, तो इस प्रकार के कई सारे जो जानवर है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्क में देखने को मिल जाते हैं। दुनिया भर में जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं नीलगिरी ताहर की, खतरनाक बात यहाँ पर यह है कि नीलगिरी ताहर की जो जनसंख्या है ना, ये जो जानवर है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये जो प्रजाति है बहुत ज़्यादा खतरे में है। इसकी आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, इसकी आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, आधे से ज़्यादा जो संख्या है बेसिकली वो इसी नेशनल पार्क के अंदर में रहती है। प्लस इस नेशनल पार्क में इन जानवरों के अलावा जो अलग अलग चिड़ियाँ हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। 140 प्रजातियाँ पाई जाती हैं बर्ड्स की, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसमें से कई प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, यानी कि कहीं पर मिलती ही नहीं है वो। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला नीलगिरी ताहर बार बार चर्चा में है, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये पॉइंट स्किप करो, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप नीलगिरी तार का ये इमेज देख सकते हो, इस प्रकार से जैसे गोट होता है ना, उसी प्रकार का यहाँ पर ये जानवर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा खतरे में, इसकी अधिक से ज़्यादा पॉपुलेशन एरेविकुलम नेशनल पार्क में पाई जाती है। एरेविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरला के अंदर में। एग्जैक्टली आप देखोगे तो कई सारे नेशनल पार्क केरला में नजर आएंगे, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एरेविकुलम नेशनल पार्क। एरेविकुलम नेशनल पार्क एग्जैक्टली इस वाले रीजन में स्थित है, यानी इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। उसके बाद पेरियार नेशनल पार्क और भी कई सारे नेशनल पार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नीलगिरी ताहर की, तो नीलगिरी ताहर का पिक्चर आप लोगों ने देख लिया। ये जो नीलगिरी ताहर वाला जानवर है ना, ये केवल वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, मतलब वेस्टर्न घाट्स में मेजर पाया जाता है। तो जैसे आप इंडिया का मैप नीचे से सदर्न रीजन को ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर ज़्यादातर ये नीलगिरी ताहर पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है नीलगिरी ट्राइगस हेलोक्रियस, ये बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम है। और ध्यान रखना है तमिलनाडु के अंदर भी देखने को मिलता है, इवन तमिलनाडु का एक स्टेट एनिमल है। क्वेश्चन बन सकता है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है ये नीलगिरी ताहर। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो यानी इसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन दे रखी है, तो IUCN लिस्ट के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर कर रखा है, यानी कि थोड़े खतरे में इसकी प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब है इसको हाई लेवल का जो प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षा है वो दे रखी है। कोई इसकी हंटिंग नहीं कर सकता, कोई इसका शिकार करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर में हाई पेनल्टी लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस जानवर को बचाने के लिए इस प्रकार से हमने सुरक्षा दे रखी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो डायरेक्टली आपको नाम ध्यान रखना है। तो एक वाइस एडमायरल हैं जिनका नाम है संजय जसजीत सिंह, तो अभी हमारे नेवी के नए वाइस चीफ हैं। तो इनका आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, संजय जसजीत सिंह जी का। तो ये हमारी नेवी के नए वाइस चीफ बने हैं, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। अब आर्टिकल में इनकी क्वालिफिकेशन और वो सारी चीज़ें चर्चा की गई हैं, तो वो एग्जामिनेशन के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स कह रहा हूँ, वनडे एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं उसमें डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली आपसे नाम पूछ लिया जाएगा कि रिसेंटली यहाँ पर नए वाइस चीफ बने हैं नेवी के, वो कौन है। तो ध्यान रखना, संजय जसजीत सिंह इनका नाम है। उसके बाद में अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर हैं जिनका नाम है किशन रेड्डी, तो किशन रेड्डी साहब ने यहाँ पर बोला है कि इंडिया जो है चाहता है कि इंडिया की जो टूरिज़्म इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाए 2047 तक। 2047 तक हमारी टूरिज़्म वाली जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये चीज़ लेकर चल रहे हैं और हम यहाँ पर $1 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी पहुंचना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि टूरिज़्म किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है जहाँ से बहुत सारा पैसा जनरेट होता है। और आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका का अगर टूरिज़्म चल रहा होता तो थोड़ा बहुत यहाँ पर श्रीलंका अपने आप को हैंडल कर सकता था, बट कोविड की वजह से वो टूरिज़्म के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी वजह से श्रीलंका के जो हालात है वो और ज़्यादा ख़राब हो गए। ठीक है, बहुत सारे देश ऐसे जो कि पूरी तरह से टूरिज़्म डिपेंडेंट है, यानी टूरिज़्म के ऊपर निर्भर हैं, उनकी जो मेन इकोनॉमी चल रही है देश की वो टूरिज़्म के बेसिस पर ही चल रही है। ऐसे इंडिया में भी कई सारे मोन्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत अलग अलग देशों से, बहुत दूर दूर से लोग जो है घूमने आते हैं, है ना। तो इंडिया का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा जो पैसा हमारा इस सेक्टर से जनरेट होता है, बट हमारा फोकस ये है कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ग्रो किया जाए। तो हम चाहते हैं कि 2047 तक जो भारत की टूरिज़्म इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन तक बन पाए। ठीक है, ये बात हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर मेंशन करते हैं, इन्होंने कल के दिन ये स्टेटमेंट दिया है। प्लस इसको अचीव करने के लिए जो हमारा फोकस होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फोकस होने वाला है, और फोकस होना भी चाहिए।
खासकर हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर में फोकस करना होगा, यानी कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर काम करना होगा अगर टूरिज़्म को ग्रो करना है। तो ये बात हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर ने मेंशन की है, क्योंकि अभी कल एक मीटिंग चल रही थी, टूरिज़्म G20 ग्रुप मीटिंग। तो सिलीगुड़ी के एरिया के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में जो सिलीगुड़ी है, वहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग के दौरान इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ में इन्होंने मेंशन किया है कि देखो बिल्कुल इंडिया अपने इस टूरिज़्म पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकता है, बढ़ा सकता है, और भारत यहाँ पर यहाँ तक पहुँच सकता है। जो हमने टारगेट सेट किया है यहाँ पे हम आराम से पहुँच सकते हैं 2047 तक। ये बात भी इनके थ्रू मेंशन की जा रही है। फिर कुछ अलग अलग जगह के नाम दिए गए हैं जिसके बेसिस पर टूरिज़्म और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकता है। लेकिन ये तो हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट था आर्टिकल का, और आपको पता है न्यूज़पेपर में आपका मेन काम क्या होता है एग्जामिनेशन के लिए, कि आर्टिकल पढ़ो, अब उससे अपने सिलेबस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकालो। इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, बस खाली ऊपर का एक स्टेटमेंट है कि हाँ 2047 तक $1 ट्रिलियन तक हमें अपनी टूरिज़्म इकोनॉमी को पहुंचाना है। लेकिन कैसे पहुंचाना है, अभी टूरिज़्म कहाँ पर है इंडिया के अंदर में, उसको कहाँ से पढ़ना होगा। उसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर जाना होगा, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना होगा। लेकिन इतना टाइम आपके पास में नहीं है, कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा सारा डेटा, आपको मैं एग्जैक्टली बिल्कुल रेडीमेड करके प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो इंडिया के अंदर में टूरिज़्म कहाँ पर स्टैंड करता है, और थोड़ा डिस्कस करते हैं। 2019 के समय की अगर हम बात करें, क्योंकि 2020 के बाद तो हमारा टूरिज़्म ठप हो गया था। 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन लगा, तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ा, टूरिज़्म पूरी तरह से गिर गया था। अभी धीरे धीरे टूरिज़्म सेक्टर वापस से उठना स्टार्ट हुआ है 2022 के एंड से, यानी कल पिछले साल के अंत से यहाँ पर टूरिज़्म वापस से ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। जब 2019 में देखोगे, लेकिन कोरोना से पहले की बात है, तो कोरोना से पहले टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा योगदान था। जो टूरिज़्म है ना, ये हमारी जीडीपी में लगभग 6.8% का जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी टूरिज़्म इंडस्ट्री। 2019 में टूरिज़्म के माध्यम से हमारी देश की इकोनॉमी में लगभग कह सकते हो कि 13,68,100 करोड़ रुपए तक यहाँ पर कंट्रीब्यूट करे गए हैं। तो हमारी जीडीपी के अंदर में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन केवल टूरिज़्म की साइड से निकल कर आया है। अब जो टूरिज़्म सेक्टर है, ये इसलिए ही इंपॉर्टेंट नहीं कि बहुत सारा पैसा दे रहा है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। इस सेक्टर में इंडिया के अंदर में 39 मिलियन के आसपास जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिला हुआ है। यानी कि देश में जितना भी एम्प्लॉयमेंट है, जितना भी रोज़गार है, 8% रोज़गार यहाँ पे हमारे देश में इस टूरिज़्म सेक्टर से मिला हुआ है। और एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2029 तक लगभग 39 मिलियन से लेकर 53 मिलियन के आसपास जो जॉब्स हो सकती हैं वो यहाँ पर इसी सेक्टर से जनरेट हो रही होंगी। तो आप इमेजिन कर सकते हो बहुत बड़ा नंबर है। तो टूरिज़्म सेक्टर का इंपॉर्टेंस, इसका जो महत्व है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला रीज़न क्यों इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे ये सर्विस सेक्टर को एक बहुत बड़ा पुश देता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस इसके ऊपर चल रहे हैं। जब लोग कहीं पर घूमने जाएंगे, उसके आसपास के होटल हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एयरलाइंस हो गई, तो ये सब क्या कर रही हैं, ये सारी कंपनीज हैं जो सर्विस देने का काम कर रही हैं, ये भी ग्रो करती हैं। तो टूरिज़्म अगर ग्रो कर रहा है तो इससे बहुत सारे बिजनेसेस को लगातार यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो। तो पहली बात तो सर्विस सेक्टर ग्रो करता है। दूसरा यहाँ पे फ़ायदा होता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में। जब जब टूरिज़्म ग्रो होगा, फॉरेन एक्सचेंज देश के अंदर में बढ़ेगा, बाहर के लोग आएंगे, अपना जो पैसा है बेसिकली वो यहाँ पर कह सकते हो खर्चेंगे, है ना। तो बाहर का जो पैसा है वो काफ़ी सारा पैसा हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे। तो ऐसा यहाँ पर आप देख पाओगे, तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत सारा अर्न किया जाता है। बाहर के लोग आएंगे, पैसा खर्चेंगे ना, जब भी आएंगे तो पैसा खर्च के बिना काम चलेगा नहीं, पैसा खर्चेंगे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। उसके बाद में जब भी टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे तो इससे ये रहता है यार कि लोग घूमने आने वाले हैं तो इस एरिया को सुरक्षित रखा जाए, है ना, इस एरिया को अच्छे साफ़ सुथरा रखा जाए। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अपने जितने भी मॉन्यूमेंट्स उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे होते हैं और उनको यहाँ पे अच्छा सा जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जब जब टूरिज़्म ग्रो होगा तो आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी ग्रो होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फोकस हम यही रखेंगे कि भाई इस एरिया में बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो बनाए जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टूरिज़्म से ये सारे फ़ायदे हैं, ये इंपॉर्टेंस, इसका महत्व यही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली चीज़, इंडिया के अंदर में टूरिज़्म सेक्टर क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा है, उसके पीछे का रीज़न समझना। पहला, कई सारे टूरिज़्म सेक्टर्स ऐसे हैं, कई सारी जगह ऐसी आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इंडिया के अंदर में अभी भी कई सारी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारी ऐसे मॉन्यूमेंट्स जहाँ पर प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर वाटर की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर होटल्स नहीं है,
या फिर टेलीकम्युनिकेशन नहीं है ना, वहाँ पे आपकी मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये देखने को मिल जाती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ी कमी नज़र आती है। दूसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर में वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है टूरिस्ट की, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो उनकी खुद की सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। बट होता क्या है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स ऐसे होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनके साथ में छेड़छाड़ चलने लगता है। काफ़ी इंसिडेंसेस ऐसे देखने को मिले हैं। हमने आज से कुछ टाइम पहले, आज के काफ़ी समय हो गया है, हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जहाँ पे उन्होंने बहुत डिटेल से बहुत डेटा भी दिया था कि काफ़ी सारे फॉरेन नेशनल्स के साथ में किस प्रकार से अलग अलग जगह पर छेड़छाड़ हुआ है। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। वो लोग अगर अपने देश में जाएंगे तो वो इंडिया के बारे में इसी इमेज को यहाँ पर दर्शाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो फॉरेन नेशनल्स के ऊपर कई बार अटैक हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद में एक और कमी देखने को मिल जाएगी, वो है स्किल्ड मैन पावर की कमी। स्किल्ड मैन पावर की कमी होना भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर में। उसके बाद जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसकी भी कमियां हैं, जैसे पीने का पानी कहीं पर अवेलेबल है, कहीं पर नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है ना, और प्रॉपर एरियाज़, फर्स्ट एड एरियाज़ वगैरह आपको नहीं देखने को मिल देंगे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो उस टूरिस्ट प्लेस को कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि लोग एक बार विजिट करेंगे तो दूसरी बार यहाँ पर विजिट करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो एरिया ऐसा हो कि अगर एक जना विजिट कर रहा है यहाँ पर, वो दूसरे को भी रिकमेंड करे, हाँ यार वो जगह बहुत अच्छी थी, आप भी वहाँ पर विजिट करके आओ। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर क्या होगा, टूरिज़्म जो है वो ग्रो होता हुआ नजर आएगा। बट ये जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी हैं, दोनों को हमें बैलेंस करके चलना होगा। जितनी भी चुनौतियाँ हैं उसको यहाँ पर हैंडल करना होगा। इसके बेसिस पर हम अपने टूरिज़्म इंडस्ट्री को आगे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा हो सका तो। ठीक है, थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पर सुसाइड्स के बारे में चर्चा किया गया है। अब मैंने एक बार ये वर्ड बोल दिया है, मैं दोबारा ये वर्ड नहीं बोलूँगा। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि अगर मैंने 3-4 बार ये वर्ड बोल दिया ना, तो इससे क्या होगा, वीडियो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देगा यूट्यूब कहेगा कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई कंटेंट है इसके अंदर में, और वो वीडियो ओपन ही नहीं होगा। ऐसे ही होता है। इस वजह से ये आर्टिकल मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, इस आर्टिकल में मेन इसी वर्ड के बारे में चर्चा की जा रही है। एक बार तो बोल दिया मैंने, दोबारा नहीं बोलूँगा, वरना वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आगे यूट्यूब इसको बढ़ाएगा नहीं वीडियो को। ठीक है, यहीं पे रोक देगा और आपके पास ये वीडियो ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कोशिश करूँगा मैं इस आर्टिकल को, वैसे PDF में डाल ही दूंगा, PDF से आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं टेलीग्राम पर एक पूरा नोट बनाकर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से ये आर्टिकल कवर हो जाएगा। नाउ आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का लेंगे और एक हमारे पास में द हिंदू में एक काम का आर्टिकल है, वो ये वाला है। कुछ और आर्टिकल भी है, वो सब रिपीटेड आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और एडिटोरियल में आपको पता है ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, जो काम के हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो आपको निकालने चाहिए। तो ये एक आर्टिकल है जहाँ पे इंडिया और जापान के बारे में डिस्कशन किया गया है, और खासकर जापान के बारे में कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके लिए जापान क्या सोच रखता है, जापान क्या किस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है, किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन को बचाने के ऊपर फोकस कर रहा है, वो समझेंगे। यहाँ पे राइटर ने काफ़ी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो काम की चीज़ है। उसके साथ साथ एक और एडिटोरियल है हमारे पास में जो कि हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लेने वाले हैं, जो कि बात करता है फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। बहुत शानदार आर्टिकल है, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिस्प पॉइंट्स निकाल लिए गए, तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंट होने वाले हैं। तो इस एडिटोरियल को देखोगे, यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि बात करता है फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्या सिचुएशन है और नेशनल सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। कभी कभी खाने को लेकर ना, इस अन्न को लेकर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाती है। उसके बारे में यहाँ पर राइटर ने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं। तो दो लोगों ने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा है। यहाँ पर सुनील मदन साहब हैं और बद्री नारायण हैं, इन दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा हुआ है। करना क्या है, बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, आपको स्क्रीन पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती चली जाएगी। पहले हम समझेंगे इस पूरे एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों लिखा गया है। देखो, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि देश में हर एक व्यक्ति को एक अच्छा खाना, एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना मिल रहा हो अफोर्डेबल रेट में, यानी कि हर एक व्यक्ति अफोर्ड भी कर पा रहा हो और वो खाना अच्छा भी हो, कम दाम में अच्छा खाना लोगों तक पहुंच रहा हो, उसको हम लोग फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। लेकिन इंडिया में लंबे समय से फूड सिक्योरिटी एक चिंता वाला विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, अच्छा खाना सस्ते दाम में नहीं मिल पा रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो फूड सिक्योरिटी के मामले में एक सबसे बड़ी जो चिंता है वो भारत के अंदर में लंबे समय से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ की आबादी है, वो बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज हमारे पास में थोड़े से कम है, तो सभी लोगों तक वो रिसोर्सेज नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया कि जबकि फूड को देना, यानी एक सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को लोगों तक पहुँचाना, ये लोगों का बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है ना। यानी कि एक भी हर एक सिटीज़न का एक फंडामेंटल राइट है कि लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर खाना मिले, एक अच्छा खाना मिले। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर लाने का काम कर रही है, अलग अलग पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। उन पॉलिसीज़ के माध्यम से इंश्योर किया जा रहा है कि एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना लोगों की थाली तक पहुँच जाए और सस्ते दाम में। और केवल जब यहाँ पे खाने की बात की जा रही है तो केवल फूड नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कई सारे लोग हैं जिनको फूड मिल रहा है। अब जिन लोगों को यहाँ पे नॉर्मल फूड मिल रहा है ना, वो हिडन हंगर से सफ़र कर रहे हैं। हिडन हंगर क्या होता है? जैसे मालन्यूट्रिशन, कुपोषण जैसी चीज़ हो गई। किसी लोग को खाना मिला तो यहाँ पर उनको ऐसे यहाँ पर नॉर्मल तरीके से जो भी खाना है, चावल वगैरह, वो यहाँ पर मिल गया। एक समय मिला, दूसरे समय नहीं मिला, तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर में कुपोषण हो जा रहा है। यानी प्रॉपर जो न्यूट्रिशन, जो पोषण उनके बॉडी में जाना चाहिए था, वो नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से मेंशन किया गया है एक अच्छा खाना होना, एक न्यूट्रिशियस खाना, पोषण भरपूर खाना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर काम कर रही है, लेकिन सिचुएशन अभी इंडिया के अंदर में थमी नहीं है, संभली नहीं है। प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी हैं, ठीक है। और इसके चक्कर में राइटर ने फूड सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी की साइड में लिंक भी किया है। यानी कि इनका कहना यह है कि देखो, फूड सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी देश में नहीं होती है ना, तो इससे कहीं ना कहीं देश भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में हो सकता है। अगर किसी देश में फूड सिक्योरिटी नहीं है तो उससे देश की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में हो सकती है। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है, अलग अलग देश में हमने देखा है, लोग लड़ने मरने लगते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक अच्छे खाने के लिए। तो इसके चक्कर में देशों में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी काफ़ी बड़े खतरे में पहुंच जाती है। तो इस चक्कर में किसी भी देश के लिए अगर नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर बनाकर रखना है, अपने देश की सुरक्षा करना है, तो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फूड सिक्योरिटी क्या होती है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। फिर उसके बाद वही पॉइंट रिपीट कर दिया गया जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर फूड सिक्योरिटी के अंदर में कमी होगी, यहाँ पर अगर आप कह सकते हो कोई भी गलती होगी, तो इससे कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा खतरा पहुँचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में ही गृहयुद्ध चलना स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, अलग अलग विवाद हो जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के बीच में यहाँ पर जो रिलेशन है उसको बनाए रखना चाहिए, उसको बनाकर आगे चलना चाहिए। और इसके लिए हमारे देश को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा फूड सिस्टम को लेकर आना पड़ेगा, एक ऐसा फूड सिस्टम जो कि हर एक व्यक्ति के थाली तक एक अच्छा और सस्ते दाम में खाना पहुंचा सके, ताकि यहाँ पर लोगों का अच्छे से पेट भर जाए, ठीक है। अब यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि ऐसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब फूड सिक्योरिटी को इंडिया के लिए यहाँ पर इंश्योर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना आवश्यक क्यों है। पहले इस चीज़ को यहाँ पर राइटर समझाते हैं कि वाई इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्यों यहाँ पे भारत को फूड सिक्योरिटी बनाकर चलना चाहिए। उसके पीछे का पहला रीज़न है, इससे क्या होगा, इससे हमारी पॉपुलेशन की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी होती हुई नजर आएंगी। इंडिया यहाँ पर कह सकते हो कि अभी बहुत, मतलब इंडिया लमसम चाइना को पीछे छोड़ ही चुका है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन रहा है भारत धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पर है, और इसमें कुछ क्या कह सकते हो, आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि मेल नॉरिश्ड है या अंडर नॉरिश्ड है। मेल नॉरिश्ड मतलब अच्छा खाना ना मिल पाया उनको, इसके चक्कर में बॉडी उनकी नरिश ही नहीं हो पाई, है ना, अच्छे विटामिन मिनरल्स उनके बॉडी में नहीं पहुंच पाए। वो कैसे पहुंचेंगे, एक अच्छे पोषण से, एक अच्छे खाने से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहली चीज़ तो यही है कि फूड सिक्योरिटी को इसलिए लेकर आना है भारत में, ताकि लोगों की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है, जो न्यूट्रिशन है लोगों के अंदर में, उसको पूरा किया जा सके। लोगों की जो डेली की नीड्स हैं, डेली की उनका जो डाइट है, वो यहाँ पर पूरी की जा सके। क्योंकि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 को आप देखोगे तो इसमें बोला गया है कि इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन बहुत बड़े लेवल पर है। 16.3% के आसपास जो लोग हैं वो अंडर न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर इंस्टंटेड हैं, अंडरवेट हैं, ओबेसिटी से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। यानी कि बच्चे ऐसे ही चीज़ों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है जिसकी उम्र के हिसाब से उसका वज़न बहुत कम है, कुछ बच्चों का उम्र के हिसाब से उनका साइज़ बहुत छोटा है, और कह सकते हो कुछ की उम्र के हिसाब से उनकी हाइट बहुत छोटी है, किसी का वेट बहुत ही कम है, किसी में मोटापा बहुत ज़्यादा है।
तो ये सारी यहाँ पर लक्षण दिखाई पड़ते हैं मेल नॉरिशमेंट के। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम्स एक बड़े लेवल पर नजर आती हैं। इवन यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 को आप देखोगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में, यानी कि ये इंडेक्स ये बताता है कि एक पर्टिकुलर देश में मानव का कितना विकास हुआ है। तो इस इंडेक्स में इंडिया लगातार गिरता जा रहा है। 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो 132 हो गई है, जबकि 2020 में इंडिया की रैंक 130 थी। तो 130 से गिरकर हम 132 के पायदान पर आ चुके हैं और ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। यानी मानव का विकास जो है वो बहुत कम हो रहा है इंडिया के अंदर में, वो यहाँ पर ये इंडेक्स दर्शाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें ये फूड सिक्योरिटी लाना अति आवश्यक हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने ये बताया, दूसरा जो महत्वपूर्ण वो है सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। फूड सिक्योरिटी इसलिए भी चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि एग्रीकल्चर एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में योगदान देता है। और अगर हम लोग एक अच्छा फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर लेते हैं तो सरकार क्या कर सकेगी, यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर मतलब फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सरकार को हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी जो इनकम है उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। और फूड सिक्योरिटी जब इंश्योर होगी, अच्छा खासा यहाँ पर जो खाना है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा, तो इससे हमारे फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा ही, उनकी इनकम भी बढ़ती हुई नजर आएगी और इससे डायरेक्टली यहाँ पर इकोनॉमी पे हमारे असर पड़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। आज के समय पर हमारी जितनी भी देश की आबादी है उसकी 70% पॉपुलेशन केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। तो ये सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो इसको यहाँ पे नरिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा यहाँ पर बोला जा रहा है गरीबी को कम करना। ठीक है, अब यहाँ पर खाने को अगर हम एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो ये एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है लोगों में गरीबी मिटाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं ना, प्रॉब्लम यही है कि उनको एक अच्छा अफोर्डेबल खाना नहीं मिल पा रहा है। तो अगर यहाँ पे उनको एक अफोर्डेबल और न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड करवाया जा सकता है तो बिल्कुल करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके जो खर्चे हैं उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएंगे हम, है ना। और पहले यहाँ पर उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, इसके चक्कर में काफ़ी बीमार थे, माल न्यूट्रिशन हो रहा था। अब वो जो उनका पैसा दवाइयों में जा रहा था वो पैसा बच जाएगा। यानी कि ओवरऑल लोगों की जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो उनका, वो इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़े से स्टेप से लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। लोग यहाँ पर जो खर्चे कह सकते हो हॉस्पिटल्स के अंदर कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, उनके खर्चे बाकी कम हो जाएंगे एक अच्छा खाना देने से। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो गरीबी है वो भी कम होती हुई नजर आएगी। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखोगे, 2022 का ये इंडेक्स है जो कि गरीबी को दर्शाता है, तो इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरे लेवल पर स्टैंड कर रहा है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो इंडिया के अंदर में जो नंबर ऑफ पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, लगभग वो 22.8 करोड़ के आसपास हैं। 22-23 करोड़ के आसपास गरीब लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पर कंट्री जो है वो नाइजीरिया है, जहाँ पर 9.6 करोड़ के आसपास हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर इम्प्रूव करना है तो लोगों को एक अच्छा खाना दिया जा सकता है। फिर उसके बाद में एक और इसका इंपॉर्टेंस है, वो है इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हो देश के अंदर में, लोगों को अच्छा खाना मिलता है, तो ये ज़रूरी भी है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। क्योंकि एक अच्छा खाना होगा तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी होगी देश के अंदर में, हमारे देश को कोई खतरा नहीं होगा, लोग शांत होंगे, क्योंकि लोगों की जो ज़रूरत है, खास जो ज़रूरत है, जो रोटी है वो यहाँ पर उनको मिल रही है और अच्छी। फिर उसके बाद में इससे और फ़ायदे हो सकेंगे, हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस को लेकर आ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आप समझ रहे हो ना, टेम्परेचर जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ फार्मिंग प्रैक्टिसेस को लेकर आना चाहिए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी फसलों को उगा सकते हैं जो कि गर्मी में भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें, है ना। तो उन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया यहाँ पर उन फसलों को अडॉप्ट कर सकता है जो कि क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम में, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस चीज़ में भी यहाँ पर वो क्रॉप आराम से ग्रो कर सकें। इससे क्या होगा, इससे अगेन कोई अगर प्रॉब्लम आ भी रही है, कोई गर्मी पड़ रही है, तो उससे हमारी फसलें नहीं बर्बाद होंगी, क्योंकि वो फसलें उस प्रॉब्लम को, उस टेम्परेचर को हैंडल कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों को खाना ना टाइम टू टाइम हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि अगर कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ गई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉस हो चुका है, तो लोगों तक खाना प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। अगेन वही फूड इनसिक्योरिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? आगे आते हैं उसके बाद में, ये तो आपने फूड सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस समझ लिया कि इसका महत्व क्या है,
क्यों हमें इसको बनाकर चलना चाहिए। अब बात यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर में फूड सिक्योरिटी के मामले में कुछ चुनौतियाँ नज़र आ रही हैं। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम है कि हमारे पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। जैसे प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर सड़कें नहीं है, प्लस स्टोरेज वाली टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। यानी कि अगर मान लो फार्मर ने अपनी खेती से जो फसल है वो निकाली है तो उसको स्टोर करके कहाँ पे रखा जा सके, वो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आती हैं। तो इसके चक्कर में जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फार्मर्स का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है फूड इनसिक्योरिटी में। दूसरा प्रॉब्लम है पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी जो की जा रही है ना, वो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। कभी कभी ज़्यादा कल्टीवेशन कर दिया जाता है, कभी कभी यहाँ पर जो कीटनाशक है, जो कीड़े मारने की दवाई है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर दी जाती है। और हमारे फार्मर्स के पास में खेत की सिंचाई करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं है, प्रॉपर टेक्निक्स भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखने को मिल रहे हैं, और इसी चक्कर में डायरेक्टली कहाँ पे असर पड़ता है? फूड सिक्योरिटी के ऊपर में। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये प्रॉब्लम्स हैं तो इससे क्या होगा? जो खाने का उत्पादन है वो कम होगा, फसलों का उत्पादन है वो कम होगा, और इससे असर कहाँ पे पड़ेगा? डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी के ऊपर में, देश की फूड सिक्योरिटी के ऊपर में। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। इंडिया के अंदर में वेदर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं, कभी बारिश तो कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा। तो इसके चक्कर में कई सारी जो क्रॉप्स हैं वो फेलियर मार जाती हैं। अभी यहाँ पर हीट वेव स्टार्ट हो जाएगा, गर्मियाँ आएंगी तो लू पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके चक्कर में कई सारी फसलें यहाँ पर बर्बाद हो जाती हैं। तो इसके चक्कर में भी अगेन कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा? डायरेक्टली, क्योंकि फसलें जब अच्छे से बनेंगी नहीं तो फसलें बहुत कम आएंगी मार्केट के अंदर में, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा? फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फूड सिक्योरिटी को लेकर। फिर उसके बाद में और क्या बताया गया? पुअर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास में प्रॉपरली नहीं है। हमारे पास में इवन मार्केट को लेकर जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देखने को मिल जाती है। अब वो प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे भी फूड इनसिक्योरिटी देश में काफ़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस यहाँ पे कई सारे फार्मर्स जिनके पास में छोटी छोटी ज़मीनें हैं, तो उनके लिए यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनकी इतनी इनकम भी नहीं है, तो यहाँ पर वो काम कर भी नहीं पाते। तो इसके चक्कर के, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा फार्मर्स उसी कैटेगरी वाले हैं जिनके पास में बहुत थोड़ी ज़मीन है, यानी कि स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स सबसे ज़्यादा हैं। इससे क्या होगा? ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन हो नहीं पाता, अवेलेबिलिटी ज़्यादा फूड की हो नहीं पाती। तो ये कुछ यहाँ पर चैलेंजेस भी नज़र आते हैं फूड सिक्योरिटी के मामले में। अब इन चीज़ों को देखते हुए राइटर ने मेंशन किया है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में मतलब इसका सोल्यूशन सजेशन कुछ दिए हैं। पहला सजेशन ये है कि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम और रिसर्च में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। थोड़ा बाद यहाँ पे आप नए नए इरिगेशन सिस्टम में, एग्रीकल्चर रिसर्च में, है ना, कैसे यहाँ पर हम कौन कौन सी क्रॉप की वैरायटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करती हैं, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, उसके ऊपर रिसर्च ज़्यादा करनी होगी। प्लस यहाँ पे कुछ आइटम्स पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं, यानी कुछ ऐसे कह सकते हो फसलें होती हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं, तुरंत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर हम उस फसलों को बनाकर अच्छे से रख सकें, मतलब अच्छे से यहाँ पर उसको स्टोर करके रख सकें जिससे वो जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो वो सब वेस्टेज हो जाएगा, फेंका जाएगा, तो लोगों को खाना मिल नहीं पाएगा। इससे अच्छा यह कि आपके पास में अगर फैसिलिटी अच्छी होगी तो लंबे समय तक उसको टिका के रख पाएंगे, उसको लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे, वेस्टेज नहीं होगा, फार्मर्स का प्रॉफिट भी बना रहेगा, ठीक है। तो ये एक सजेशन है। फिर उसके बाद एक और सजेशन है प्रोवाइडिंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। हमारी सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर में, है ना, देश भर में जो खासकर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको मजबूत करना होगा, क्योंकि जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा पाना, उसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद में इंडिया के अंदर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उन मॉडर्न टेक्निक्स को यहाँ पर लेकर आना, सरकार को अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, है ना, यानी कि कुछ जागरूकता फैलाने वाले कैंपेन चलाने चाहिए जो कि फार्मर्स की मदद करेंगे, डायरेक्टली फार्मर्स को एजुकेट करेंगे, फार्मर्स को बताएंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये टेक्निक्स हैं, कैसे यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो इसके माध्यम से हम अपने जो फसलों का प्रोडक्शन है उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। तो इससे भी क्या होगा? देश में फूड सिक्योरिटी बनेगी, लोगों तक खाना पहुँचेगा प्रॉपरली। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना होगा, उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना होगा। सरकार को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे सबसे पहले फोकस करना होगा, जितना इन्वेस्टमेंट है उसका मेन इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे करना होगा। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाना, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी बनाना और
ऐसा काम सरकार के थ्रू किया जा सकता है, सरकार के लिए आसान है इसमें बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट करना। फिर उसके बाद में अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है अकेले, तो यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जा सकती है, यानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेट को अपने साथ में लेकर आ सकती है, दोनों साथ में मिलकर इस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया एक और सजेशन की यह है कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम बना देना चाहिए, यानी सरकार को एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाकर चलना चाहिए कि जो कि हमें बताते चलेगा, यानी कि फूड शॉर्टेज होने से पहले हमारे पास में एक जो इन्फॉर्मेशन, एक जो पहली वार्निंग हमें मिल जाएगी, हम यहाँ पे उसके हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस एडिटोरियल के हैं। तो एडिटोरियल यहाँ पे बहुत ही काम का एडिटोरियल है और ऐसे टॉपिक्स हमेशा पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। कई सारे मेंस के क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कि इसी टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। अब आज का जो मेंस का क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस पूरे आर्टिकल के बेसिस के ऊपर ही आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना है, इस वजह से मैंने पहले डिस्कस किया है। तो आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड हाउ कैन इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड कंट्रीब्यूट टू अ नेशनल ओवरऑल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि देखो फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है ये आपको बताना है। दूसरा आपको समझाना है कि कैसे हम लोग अगर एक एडिक्वेट और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल करवाते, एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवाते, तो वो कैसे देश की सुरक्षा कर सकता है, ये आपको समझाना है। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच क्या संबंध है और पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करने से राष्ट्रीय की समग्र सुरक्षा में कैसे योगदान हो सकता है। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में वहाँ पर जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। आंसर को जब भी आप सबमिट करोगे तो दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो इस पर्टिकुलर बेसिस पर कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं ना दोस्तों। जो अगला एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा यह है इंडिया और जापान के बारे में। खासकर इंडिया के बारे में भी चर्चा नहीं की जा रही है, खासकर जापान के बारे में चर्चा की जा रही है कि जो जापान है उसका इंडो पैसिफिक रीजन में कितना बड़ा रोल देखने को मिल रहा है और जापान आज के समय में इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्या क्या कर रहा है। सबसे पहली चीज़ राइटर मेंशन करते हैं कि अभी जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा, ये इंडिया आए थे, पानी की बतासे खाए थे, याद होगा। तो इंडिया आए थे ना, तो इंडिया आने के बाद में इनका एक इंडिया में जब विजिट हुआ अभी मार्च 2023 में, तो उन्होंने इंडिया के पीएम के साथ में यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ में काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया। ग्लोबल बायलैटरल इश्यूज़ के बारे में चर्चा की गई। इन सब चीज़ों के अलावा जापान ने अपने न्यू प्लान के बारे में थोड़ा सा बताया। ठीक है, तो फुमियो किशिदा ने यानी जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक नया प्लान के बारे में समझाया। तो जापान का एक नया प्लान क्या है, वो है FOIP। उस प्लान का नाम क्या है, FOIP। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री किया जाए, सभी लोग के लिए खोला जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक पर्पज़ है जापान का इस FIOP इनिशिएटिव को लेकर। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन को देख लो एक बार मैप में। तो ये है हमारा इंडियन ओशन और ये है हमारा पैसिफिक ओशन। इन दोनों रीजन को मिला दें तो ये क्या बन जाता है, इंडो पैसिफिक रीजन। जापान कहाँ पर है, ऊपर आपको ये जापान दिख रहा होगा, ये रहा जापान, ये चाइना है, ये इंडिया है। जापान चाहता है इस पूरे रीजन को खुला बनाया जाए, सिक्योर बनाया जाए। क्यों, इसमें कई सारे विवाद हैं। सबसे बड़ी बात, जापान ने यहाँ पर चाइना को टारगेट किया है। जो चाइना है उसकी कोशिश ये है कि देखो ईस्ट चाइना सी, यहाँ पर ये जो सी है ना, इसको ईस्ट चाइना सी बोला जाता है। चाइना पूरी तरह से इस सी को बोलता है ये मेरा हिस्सा है, पूरा मेरा हिस्सा है। और उसके बाद में यहाँ पर चाइना का जो अग्रेशन है इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चाइना बार बार इस पूरे रीजन में घुसने की कोशिश करता है। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरे देशों के साथ में विवाद बने रहते हैं चाइना के साथ में। तो यहाँ पर जापान चाहता है कि इस पूरे रीजन को फ्री ओपन बनाया जाए और किसी भी देश का जो अग्रेशन है यहाँ से ख़त्म किया जाए। तो इसी इनिशिएटिव के बारे में रिसेंटली जापान के प्रधानमंत्री ने मेंशन किया और वो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, राइटर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे राइटर का कहना यह है
कि जो जापान का ये FOIP है, इसको मैं FOIP बोलूँगा आगे से, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, समझ जाना। तो जापान का जो इनिशिएटिव है ये क्लियरली क्या दिखाता है कि जो जापान ये अपना आइडिया एक लेकर चल रहा है, वो आइडिया ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम हकीकत में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें, और ख़ासकर उस समय में जब दुनिया भर में अलग अलग विवाद चल रहे हैं। जैसे ऊपर आप इंडो पैसिफिक के ऊपर देखोगे तो इंडिया है, इंडिया के ऊपर चाइना है, ऊपर और ऊपर जाओगे तो रशिया देखने को मिल जाएगा, यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। तो रशिया यूक्रेन की तरफ तो वॉर चल ही रहा है, उसके साथ साथ चाइना का जो एजर्टिवनेस है, जो चाइना का जो अग्रेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो राइटर मेंशन करते हैं रशिया यूक्रेन का वॉर, और चाइना का जो एग्रेसिवनेस है वो पूरे साउथ चाइना सी में है, ईस्ट चाइना सी में है, इवन इंडिया के साथ में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर भी विवाद देखने को मिल जाता है। तो चाइना की हरकतें तो हैं ही ऐसी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि खासकर जापान क्या कर रहा है, एक नए कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश कर रहा है, एक नई प्लानिंग, जिसका मेजर फोकस होगा कि हम कुछ नियम बना देंगे इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, और इंडो पैसिफिक रीजन में उस नियम को सभी लोगों को पालन करना होगा। और यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेगा, इस एरिया को सिक्योर बनाएगा, और किसी भी देश का जो अग्रेशन है इस पूरे रीजन में वो ख़त्म करने की कोशिश करेगा, खासकर स्पेशली चाइना की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में कई सारे चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जापान की जो नई पॉलिसी है इसका फोकस यही है कि जो नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं ये, इनको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। जैसे पहला, इंडो पैसिफिक रीजन में जैसे यूक्रेन वॉर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फूड सिक्योरिटी यहाँ पर प्रॉपरली नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का इशू देखने को मिल रहा है। तो हम चाहते यही हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है कि यहाँ पे ना कोई भी यूनाइटेड नहीं है, सब कंट्री यहाँ पे बटे हुए हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ये यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। तो इसके लिए सभी कंट्रीज़ को आपस में आके कोऑपरेट और कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है, ताकि इस पूरे रीजन में हम लोग कुछ नियम को लगाएं और उस नियम का प्रॉपरली पालन किया जाए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बोली गई। अब उसके बाद में ये मेंशन किया गया कि देखो फैक्ट ये है कि जो जापान जो है ना, इस इनिशिएटिव के अंदर में काम ये करना चाहता है कि जापान के जैसी जापान की सोच है ना, उसी सोच वाले और भी कई सारे दोस्त, और भी कई सारे जो देश हैं उनके दोस्त हैं, वो सब साथ में आएँ। और साथ में आने के बाद में यहाँ पर जैसे इंडिया भी यहाँ पर जापान की सोच में ही है, जापान की सोच को ऑब्वियसली बात है सपोर्ट करेगा। हम भी नहीं चाहते चाइना का एग्रेसिवनेस यहाँ पे बढ़े, तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर जापान को इस पर्टिकुलर मामले में एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, दोनों साथ में। तो जापान चाहता है कि इसी सोच वाली देशों को साथ में लेकर आया जाए और उनको यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में और ज़्यादा मजबूत किया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फायदे होंगे, इसी रीजन को फायदा होगा पहली बात, और इस रीजन में जो कंट्रीज लोकेटेड है उनको फायदा होगा, है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया। प्लस इंडो पैसिफिक रीजन में कई बार काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं, वो चैलेंजेस हम लोग टैकल कर पाएंगे। इसको लेकर यहाँ पे बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि देखो अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका देखो यहाँ पर यह है, पहला पिलर आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि चाइना का शिकार हुए हुए हैं, है ना, यानी कि चाइना के साथ में उनके रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं, या किसी को चाइना ने काफ़ी सारा लोन दे रखा है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन कंट्रीज़ के ऊपर दबदबा चाइना का बहुत ज़्यादा है। जापान चाहता है कि इस पूरे रीजन का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ये प्रॉपर फोकस करे, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सके, इन देशों के अंदर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि जो चाइना का दबाव है इन देशों के ऊपर में वो यहाँ पर रोका जा सके। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया गया, फूमियो किशिदा यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा टारगेट ये है कि मैं इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो कॉपरेशन है देशों के बीच में, जो देशों के बीच में लगा हुआ है कोलैबोरेशन, उसको बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा दूंगा। और अगर देश साथ में होंगे सारे, तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम से आपस में ये सारे देश लड़ पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं कि एक और चीज़ यहाँ पर ये बोलते हैं कि जापान चाहता है अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लगाना, और खासकर जापान ने अपने कुछ रीजन्स ढूंढ रखे हैं जिस एरिया में वो प्रोजेक्ट्स लगाएगा। खासकर वो रीजन्स कौन कौन से हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, साउथ पैसिफिक रीजन हो गया, यानी कि ये सारे रीजन्स इंडो पैसिफिक वाला जो ओशन है ना, उसी रीजन में ये सारे कंट्रीज़ जो हैं आती हैं। तो इनके साथ में यहाँ पर जापान एक नया कमिटमेंट कर रहा है। जापान ने एक कह सकते हो नया कमिटमेंट कर दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, यानी जापान जो है वो आसियान देशों के लिए लगभग $100 मिलियन का अलग से फंड बनाकर रख रहा है, ताकि यहाँ पर इन देशों को अलग से सपोर्ट किया जा सके, और ये देश यहाँ पर जापान की जो आइडियोलॉजी है इस चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करें, यानी कि इस रीजन को, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन को पूरी तरह से फ्री किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका एक मेन रोल होने वाला है। ठीक है, तो खासकर मेन रोल क्या है कि जापान को यहाँ पर
एक मेन फोकस यही है कि इस पूरे रीजन को हम थोड़ा फ्री करें और चाइना के अग्रेशन से बचाएं। मतलब इस पूरे आर्टिकल के अंत तक आते आते इसी बात को यहाँ पे जो राइटर हैं वो रिपीट करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर जो भी क्लैरिटी है वो रिगार्डिंग इसके मिल चुकी होगी। बाकी यहाँ पे आज के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो हमने कवर कर ही लिए हैं और फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये था कि एक जो वर्ड है, जो टर्म है स्टेट, या किस चीज़ को डिफाइन करता है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन। देखो, एक स्टेट क्या होता है? स्टेट बेसिकली यहाँ पर एक पूरी टेरिटरी है जहाँ पर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, प्लस यहाँ पर एक पूरी ऑर्गेनाइज सरकार है ना। वो ऑर्गेनाइज सरकार उन लोगों के पास में जो कि हर तरीके से काम कर रही है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये जो स्टेट टर्म है वो इसी चीज़ को डिनोट करता है। तो जो टर्म स्टेट है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन है जिनके पास में एक प्रॉपर टेरिटरी देखने को मिल जाएगी, है ना। एक प्रॉपर इनके पास में ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि सारी चीज़ों को हैंडल कर रही होगी। ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, नियम होंगे जो कि यहाँ पर सरकार लाएगी। सरकार के पास में अथॉरिटी होगी उन नियमों को रखना, लोगों की अथॉरिटी होगी लोगों को यहाँ पे वो फॉलो करना। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो स्टेट यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित नहीं है। स्टेट एक बहुत बड़ा टर्म यहाँ पर मेंशन किया गया है। समझ में आया? चलो आगे आता है उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर ये है, इसमें कुछ खास बातें नहीं है। बोला ये जा रहा है कि जो सेम सेक्स यूनियन है ना, सेम सेक्स मैरिज जो है, इसको लेकर काफ़ी सारे जो अलग अलग धर्म के लीडर्स हैं जैसे मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन और साथ ही साथ में आरएसएस, इनके जो लीडर्स हैं वो सेम सेक्स मैरिज को अपोज कर रहे हैं, इसके खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं। इवन यहाँ पर जमियात उलमा ए हिंद के थ्रू यहाँ पर कहना यह है कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है ना, इसको आप मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि जो मैरिज है, जो शादी है, वो एक अलग ही चीज़ है, वो अपोजिट सेक्सेस के बीच में होती है। और यहाँ पे आप सेम सेक्स मैरिज को लाने के बाद में, इसको एक तरीके से मान्यता देने के बाद में क्या करोगे, जो मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है, जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बेकार कर दोगे। तो ऐसा यहाँ पर कई सारे लोग के थ्रू कहकर जो सेम सेक्स मैरिजेस के प्रति कह सकते हो गुस्सा जताया गया है, या फिर इसको वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब फाइनली आता हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ करते हैं हम लोग अपने वीडियो के एंड को। तो मिलता है आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।